नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। ये कहानी है 1970 के दशक की, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने देश को एक अनजान और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। ये कहानी है इमरजेंसी की। वो दौर जब नागरिकों के अधिकार छीने गए, विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूसा गया और देश के लोकतांत्रिक ढांचे को एक अधिनायकवादी व्यवस्था में बदलने की साजिश रची गई। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था जहां सारी शक्ति एक ही हाथ में सिमट सकती थी? आइए इस पूरे कहानी को और गहराई से समझते हैं। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन की किताब इंदिरा गांधी एंड ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया। 1975 भारत एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था। इंदिरा गांधी, जिन्हें देश की आयरन लेडी कहा जाता था, ने 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ये वो दौर था जब विपक्षी नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आज़ादी पर ताले लगा दिए गए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। लेकिन इस अंधेरे के परछाइयों में कुछ और भी चल रहा था, एक ऐसी साजिश जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल देती। इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी किताब में खुलकर कहते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चुपके एक नए भारत की तस्वीर गढ़नी शुरू कर दी थी। एक ऐसा भारत जो लोकतंत्र नहीं बल्कि एक केंद्रीकृत अधिनायकवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। ये कोई साधारण योजना नहीं थी, ये एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना थी जहां सारी शक्ति एक ही केंद्र में सिमट जाए, जहां संसद महज एक रबर स्टैंप बनकर रह जाए और न्यायपालिका को किनारे कर दिया जाए। इस साजिश का बीज बोया गया सितंबर 1975 में, एक पत्र जो लिखा गया अनुभवी राजनायक और इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी बीके नेहरू ने। इस पत्र में बीके नेहरू ने इमरजेंसी को लोकप्रिय समर्थन से पैदा हुए अपार साहस और शक्ति का प्रदर्शन बताया। लेकिन ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक खतरनाक सुझाव था। बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी से अपील की कि वो इस मौके का फायदा उठाए और भारत के संसदीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दे। उनका कहना था कि संसदीय लोकतंत्र भारत की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्यपालिका को हर कदम पर संसद के समर्थन की जरूरत पड़ती है और लोकप्रियता की ये भूख कठोर और जरूरी फैसलों के रास्ते में रोड़ा बनती है। बीके नेहरू का सुझाव था कि भारत को एक ऐसे राष्ट्रपति की जरूरत है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाए, एक ऐसा राष्ट्रपति जो संसद पर निर्भर ना हो, एक ऐसा शासक जो कठोर, अप्रिय और अलोकप्रिय फैसले लेने में सक्षम हो। और ये विचार कहाँ से आया? फ्रांस से। जी हाँ, चार्ल्स डी गाल के फ्रांस से प्रेरित होकर बीके नेहरू ने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की जहां सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में हो, 7 साल का कार्यकाल, सीमित शक्तियों वाली न्यायपालिका, सख्त मानहानि कानूनों के साथ नियंत्रित प्रेस और यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों को सख्त करने का सुझाव। जी हाँ, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब बीके नेहरू के नजरिए से बाधा थी। बीके नेहरू ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि वो संविधान में ये बुनियादी बदलाव तुरंत कर ले, क्योंकि उनके पास संसद में 2/3 बहुमत था और इस सुझाव को इंदिरा गांधी के करीबी सलाहकार, उनके सचिव पीएन घर ने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया। इंदिरा ने बीके नेहरू को हरी झंडी दी कि वो इन विचारों को कांग्रेस के नेताओं के साथ साझा करे। लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि ये चर्चा इस तरह होनी चाहिए कि कोई ये ना समझे कि वो इस पर सहमत है। क्या ये इंदिरा गांधी की चतुराई थी या वो इस खतरनाक खेल में सिर्फ संभावनाएं टटोल रही थी? बीके नेहरू के विचारों को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने
गर्मजोशी से अपनाया। जगजीवन राम स्वर्ण सिंह जैसे नेताओं ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला बयान आया हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल से। अपने खास मुंहफट अंदाज में बंसीलाल ने कहा, हटाओ इस चुनावी बकवास को। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहता हूँ हमारी बहन इंदिरा गांधी को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बना दो। और बस स्वर में हल्का हास्य। बंसीलाल की ये बात सुनकर शायद आप हंस दें, लेकिन ये उस समय की गंभीर साजिश का हिस्सा थी, या फिर हिस्सा हो सकती थी। इस बीच बीके नेहरू ने गैर कांग्रेसी नेताओं से भी इस विचार पर चर्चा की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये आग फैलती जा रही थी। जल्द ही एक गुप्त दस्तावेज तैयार हुआ जिसका नाम था हमारे संविधान पर एक नया नजरिया। कुछ सुझाव इस दस्तावेज में भारत के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत देने की बात थी। इसमें एक नई सुपीरियर काउंसिलिंग ऑफ जुडिशरी की कल्पना की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को बेअसर कर देता था। न्यायपालिका की नियुक्तियां, कानून बनाने की प्रक्रिया, सब कुछ राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता। इस दस्तावेज को इंदिरा गांधी के विश्वसनीय सलाहकारों के बीच बांटा गया, एक अधिनायकवादी दिशा में ले जा रहा है। लेकिन इस विचार को और बल मिला जब कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1975 के वार्षिक अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से संविधान की समीक्षा की मांग की। ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये था जनता के मूड को भांपने का एक तरीका। लेकिन ये विचार कभी औपचारिक प्रस्ताव का रूप नहीं ले सका। फिर भी इसकी शुरुआत 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन पर साफ दिखाई दी। 42वां संविधान संशोधन ये वो हथियार था जिसने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश की। इस संशोधन ने संसद की शक्तियों को बढ़ाया, न्यायिक समीक्षा को सीमित किया और कार्यपालिका की ताकत को और केंद्रीकृत कर दिया। कानूनों को निरस्त करना अब पहले से ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट के मूल संरचना सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश की गई, जो संसद की ताकत को सीमित करता था। केंद्र सरकार को राज्यों से सशस्त्र बल तैनात करने, इमरजेंसी लागू करने और राष्ट्रपति शासन को 1 साल तक बढ़ाने के व्यापक अधिकार दे दिए गए। और सबसे खतरनाक, चुनावी विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया। अंग्रेजी अखबार स्टेट्समैन ने चेतावनी दी थी कि ये संशोधन संवैधानिक संतुलन को एक झटके में संसद के पक्ष में झुका देता है। इस बीच इंदिरा गांधी के वफादार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बंसीलाल, जो अब इंदिरा सरकार में रक्षा मंत्री बन चुके थे, उन्हें आजीवन सत्ता देने की अपील की। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने एक नई संविधान सभा बुलाने की मांग की। इंदिरा गांधी अचानक अचंभित रह गई। उन्होंने इन कदमों को खारिज कर दिया और 42वें संशोधन को जल्द से जल्द पारित करने का फैसला किया। दिसंबर 1976 तक ये संशोधन दोनों सदनों में पास हो चुका था। 13 राज्यों की विधानसभाओं ने इसका अनुमोदन किया और राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ये कानून बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1977 में इंदिरा गांधी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी, जो इंदिरा विरोधियों का संगठन थी, ने सत्ता संभाली और इस सरकार ने 43वें और 44वें संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के अधिनायकवादी प्रावधानों को खत्म कर दिया। लोकतंत्र की जांच और संतुलन की व्यवस्था को बहाल किया गया। लेकिन 1980 में जनता पार्टी के आंतरिक मतभेदों के चलते इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौट आई और हैरानी की बात 1982 में राष्ट्रपति प्रणाली का विचार फिर से उभरा। उस समय इंदिरा गांधी ने गंभीरता से सोचा कि वह प्रधानमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रपति बन जाए। उनके करीबी सलाहकारों के मुताबिक वो अपनी पार्टी को शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने ये कदम नहीं उठाया और अपने वफादार ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया। 1984 में
इंदिरा गांधी की हत्या के साथ ही राष्ट्रपति प्रणाली की चर्चा भी दफन हो गई। तो क्या ये सब इंदिरा गांधी की चतुराई थी या भारत का संसदीय लोकतंत्र इतना मजबूत था कि वो इस अधिनायकवादी लहर को रोक ले गया? प्रोफेसर राघवन कहते हैं कि इमरजेंसी का मकसद इंदिरा की सत्ता को तुरंत मजबूत करना था, लेकिन इसकी कोई दीर्घकालीन योजना नहीं थी। फिर भी यह दौर भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। एक ऐसा दौर जब भारत अधिनायकवाद के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन भारत का लोकतंत्र अपनी जड़ों की मजबूती के साथ इस तूफान से उबर गया। ये थी कहानी उस दौर की जब भारत की आत्मा पर सवाल उठे थे, लेकिन इसने हमें सिखाया कि लोकतंत्र की ताकत उसकी जनता में है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत कभी उस रास्ते पर जा सकता था? हमें बताइए। तब तक इतिहास के इस रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहिए। तब तक मैं अब इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। जय भारत।